नमस्ते, वेलकम टू आइडिएशन। आज 21 फरवरी की सुबह ऑफिस जाने के लिए मैं निकल ही रहा था और तभी एक खबर मोबाइल के अंदर न्यूज़ अपडेट के तौर पर मुझे दिखी और वो खबर ये थी कि फली एस नरीमन डाइड एट द एज ऑफ 95 years ही डाइड। कुछ लोग फली कहते हैं, कुछ लोग फाली कहते हैं। आई डोंट नो विच इज़ द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, बट मैं फली कहता हूँ। फली एस नरीमन, he died at the age of 95 years today. A prominent lawyer, a senior advocate in the Supreme Court of India, he died today. जब से मैंने कॉन्स्टिट्यूशन को समझने की शुरुआत करी, काफ़ी अच्छे ऑथर्स को पढ़ने की कोशिश करी। बेसिक लेवल की जब तक हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है तो कुछ तरह के ऑथर्स को हम पढ़ते हैं, लेकिन जब एडवांस लेवल की अंडरस्टैंडिंग हम लेना चाहते हैं तो हमें कुछ अलग तरह के ऑथर्स को पढ़ना होता है। मैं कहूँगा मेरी ये जो एडवांस लेवल की अंडरस्टैंडिंग मैंने डेवलप करने की कोशिश करी, उस पर काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा है फली एस नरीमन जी का। आई हैव नेवर मेट हिम, आई हैड नेवर दैट ओकेशन टू मीट हिम पर्सनली, लेकिन मैं इनका विद्यार्थी रहा हूँ। मैंने इनको काफ़ी पढ़ा है, उनके आर्टिकल्स को पढ़ा है, उनकी किताबों को पढ़ा है, उनको यूट्यूब पर देखा है और इन सब से मैंने काफ़ी सीखा है। जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करें, आज़ाद भारत में जब हमने संविधान लागू किया तो संविधान सिर्फ एक किताब के रूप में, महज एक किताब के रूप में वो सीमित नहीं हो जाना चाहिए। उसका पूरा एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ डेवलप होना चाहिए। आज़ाद भारत के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ डेवलप करने में जिनका योगदान है, उनमें सबसे बड़ा नाम शायद हम कह सकते हैं फली एस नरीमन जी का है। जब हमारा संविधान लागू होने की शुरुआत हुई 1950 के साल में, उसी साल में उन्होंने लीगल प्रैक्टिस की शुरुआत करी थी बॉम्बे हाई कोर्ट से, एंड इवेंचुअली ही वेंट टू दिल्ली, ही स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग एट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। लेटर ही वॉज डेजिग्नेटेड एज सीनियर एडवोकेट। कॉन्स्टिट्यूशनल मामलों पर उनकी समझ इतनी ज़्यादा थी कि आगे चलकर उनको एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के रूप में अपॉइंट किया गया था। आपको पता होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की एक पोजीशन तैयार की गई है। ही इज़ एसेंशियली अ काइंड ऑफ लीगल काउंसिल फॉर द यूनियन गवर्नमेंट। अटॉर्नी जनरल के बाद होते हैं सॉलिसिटर जनरल और उनके बाद होते हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। हालांकि मैं ये स्पष्ट करूं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ना ही सॉलिसिटर जनरल ना ही एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की पोजीशंस के बारे में कुछ कहा गया है, वहाँ पर सिर्फ अटॉर्नी जनरल की बात करी गई है। तो फली एस नरीमन जी को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बनाया गया था 1970s के पीरियड में। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, 1975 में जब इंदिरा गांधी जी हमारे प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा देश पर इमरजेंसी इम्पोज करवाई गई थी। द डेट ऑफ दैट प्रोक्लेमेशन वॉज 25 जून 1975। कई सारे लोगों का ये मानना है कि दैट इज़ द ब्लैक चैप्टर ऑफ आवर डेमोक्रेसी। मतलब तब जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया गया था, प्रेस पर जो सेंसरशिप ला दी गई थी, दैट्स क्लियरली एन इंडिकेशन दैट इट वाज अ ब्लैक चैप्टर ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी। ये हो रहा था, आपके होते हुए वो हो रहा था। क्या आप उसके साथ सहमत हो? सहमत हो तो साथ रहिए, सहमत नहीं हो तो आप अलग हो जाइए। फली एस नरीमन जी ने अलग हो जाना पसंद किया। 25 जून को इमरजेंसी इम्पोज की जाती है। उसके बिल्कुल दूसरे दिन, मतलब कि 26 जून 1975 को ही रेंडर्ड हिज रेजिग्नेशन। इतनी बड़ी पोजीशन से उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, जस्ट टू शो दैट आई डोंट अग्री विद द इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी, एंड दैट वाज रियली अ करेजियस स्टेप बाय हिम। यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि उनके द्वारा ये रेजिग्नेशन दिया गया, ये खबर इंडियन मीडिया में इतनी नहीं छपी। तब प्रेस पर सेंसरशिप थी और इसी वजह से इस बात को इतनी पब्लिसिटी नहीं मिली। गौरतलब बात यह है कि सबसे पहले, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, न्यूयॉर्क टाइम्स के द्वारा इसको पब्लिश किया गया था और उसके बाद फॉरेन मीडिया ने इसको नोटिस किया, वहाँ पर यह बात चली। उसके बाद ये बात काफ़ी बाहर आई, उसको पब्लिसिटी मिली इंडिया के अंदर। कम से कम उनके रेजिग्नेशन के 2 से 3 हफ्तों के बाद ये बात यहाँ पर जानी गई। इसीलिए इसका कोई पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस हमें देखने को नहीं मिला, मतलब कि उसकी वजह से जो राजनीति थी उस पर उसका कोई प्रभाव हुआ हो, वैसा हमें देखने को नहीं मिला।
और यही बात खटक रही थी फलियस नरीमन जी को। उन्होंने खुद एक बार बताया था कि आई टोल्ड माई वाइफ दैट आई शुड हैव बिन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कि मैं अगर अटॉर्नी जनरल होता तो अच्छा होता। इसलिए नहीं कि वो पोजीशन बड़ी है, वहाँ पर पावर्स ज़्यादा है और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के पास पावर्स कम है, इसलिए क्योंकि अगर मैं अटॉर्नी जनरल होता और उस पोजीशन से रिज़ाइन करता तो उसको नोटिस किया जाता पॉलिटिकल सर्कल में, दिल्ली के पॉलिटिकल सर्कल में उसको नोटिस किया जाता और शायद उसके पॉलिटिकल रेमिफिकेशंस हो सकते थे। लेकिन एक एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने अपनी पोजीशन छोड़ दी, तो वो इतनी बड़ी बात इन लोगों के लिए नहीं है। तो he didn't want that position for power or for prestige. He wanted that position just to resign from that position in the protest against that democracy, that emergency. That was Falias Nariman. आगे चलकर उनको राज्यसभा का सदस्य भी बनाया गया था। पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसे अवार्ड से उनको नवाजा गया था। जब भी हम किसी व्यक्ति को ज़्यादातर याद करते हैं तो उनके बारे में जो अच्छी अच्छी बातें हैं वही हम याद करते हैं। कुछ बातें ऐसी भी हो सकती हैं कि जो कंट्रोवर्शियल हो, उससे हम किनारा कर लेते हैं। मैं नहीं करना चाहूँगा। यहाँ पर एक ऐसी भी बात है कि जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल हुई थी नरीमन जी के बारे में, मैं उसका उल्लेख करना चाहूँगा। आपको पता होगा कि 1984 में भोपाल में एक ट्रेजेडी हुई थी और उसके पीछे हाथ था यूनियन कार्बाइड कंपनी का। काफ़ी लोग उसमें मारे गए थे। उस पर हाल ही में एक वेब सीरीज़ भी आई है शायद नेटफ्लिक्स पर। तो यूनियन कार्बाइड के द्वारा ये जो किया गया था, जाने में या फिर अनजाने में, उसकी वजह से काफ़ी निर्दोष लोग मारे गए थे। अब उस पर कोर्ट केस हुआ और यूनियन कार्बाइड को किसी लॉयर को हायर करना था। द थिंग टू बी नोटेड इज दे हायर्ड फलियस नरीमन। हर एक पक्षकार को अपने बचाव के लिए कोई वकील मिलना चाहिए, ट्रू, लेकिन जो चीज़ फेस वैल्यू पर या फिर कह लीजिए मोरल ग्राउंड पर भी हम जानते हैं कि वो गलत है, तो उसको डिफेंड क्यों करना। फली एस नरीमन जी ने उस केस का स्वीकार किया एंड दैट बिकम हाईली कंट्रोवर्शियल पॉइंट। आगे चलकर विक्टिम्स और इस कंपनी के बीच उनके द्वारा सेटलमेंट करवाया गया, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करवाया गया, दैट टू बिकेम हाईली कंट्रोवर्शियल। हाँ, लेकिन साथ में मैं ये बात भी जोड़ूं कि पिछले सालों में उन्होंने इस बात के लिए माफ़ी भी मांगी थी। उन्होंने कहा था कि मुझे इस चीज़ का पछतावा है कि मैंने वो किया। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक गलती शायद आपसे हो सकती है, लेकिन बाद में आप उस अपनी गलती को मान लो और उसके लिए पछतावा जाहिर करो। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये फली एस नरीमन जी की क्वालिटी थी कि उन्होंने एक्सेप्ट किया कि दैट वाज मिस्टेक फ्रॉम हिज साइड। वैसे ही गुजरात में जो नर्मदा बचाओ का पूरा एक अभियान चला, उसमें जो कोई भी लोग विस्थापित हुए थे उनके लिए गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा जो रिहैबिलिटेशन के प्रोग्राम चलाए गए वो भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल बने थे और उनके लिए जो कोर्ट केस हुआ था तब गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा फलियस नरीमन जी को हायर किया गया था। लेकिन जब उसके बाद कुछ घटनाएं ऐसी घटी कि जहां पर उनको लगा कि दैट्स द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, दिस इज़ नॉट एज पर द डेमोक्रेटिक नॉर्म्स, ही लेट दैट केस, उन्होंने वो केस छोड़ दिया। तो ही हैज़ प्रेजेंटेड मल्टीपल सच एग्जाम्पल्स वेर ही शोड दैट ही स्टैंड्स बाय हिज वर्ड्स। वो जो मानते हैं वही करते हैं। अभी तक हम उनको सुन रहे थे, यूट्यूब पर देख रहे थे। 95 years age, when he died his age was 95 years. It is really astonishing, surprising to find that even at the age of 93 or 94 he is there at the public platform and speaking on some contentious issues. The issues like कि क्या भारत को एक हिंदू राष्ट्र हम बना सकते हैं, बनाना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव से आप क्या समझते हो। ही यूज्ड टू डिस्कस सच मैटर्स। हम बात करें आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन की, आर्टिकल 370 को जिस तरह से एब्रोगेट किया गया, सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला गया और कुछ ही वक्त पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट सुनाया। ही वॉज नॉट इन अग्रीमेंट विद दैट जजमेंट एंड ही openly accepted that. He openly, I would not say that he heavily criticized the judgment, but he showed his discontent that I am not in agreement with what Supreme Court has said in that judgment. That's the courage.
बेसिक स्ट्रक्चर की जो बातें हमारे यहाँ पर पिछले कुछ महीनों के अंदर, पिछले कुछ सालों के अंदर शुरू हुई है कि बेसिक स्ट्रक्चर का ख्याल होना चाहिए कि नहीं, तो हर एक मामले में उन्होंने अपनी राय रखी है, एंड दैट टू वेरी बोल्डली, जो काफ़ी कम लोग करते हैं। और वो भी जब आदमी इस स्टेचर का हो, इस लेवल का हो, तो करने में वो बहुत ही हिचकिचाते हैं। लेकिन फलियस नरीमान जी कभी भी नहीं हिचकिचाए, उन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी है। अब कोई भी केस ले लीजिए कि जो लैंडमार्क केस माना जाता हो सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक नई सोच, एक नया इंटरप्रिटेशन दिया हो, ज़्यादातर मामलों में आपको फलियस नरीमान जी का नाम मिलेगा। वो फिर TMA पाई का केस हो या फिर आप कह लीजिए गोलकनाथ केस का जजमेंट हो, हर एक जगह पर आपको फलियस नरीमान जी एज अ लॉयर शायद देखने को मिलेंगे, या फिर उस पर उनकी कोई ना कोई कमेंट्री तो होगी ही होगी। तो दैट ग्रेट पर्सनालिटी डाइड टुडे। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप उनकी किताब पढ़ें। एक किताब है कि जिसका नाम है बिफोर मेमोरी फेड्स, दैट्स रिटन बाय हिम ओनली, इट इज़ दी ऑटोबायोग्राफी, उनकी आत्मकथा है। ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ आपको उनके जीवन के बारे में ही जानकारी मिलेगी। इंडिया का जो लीगल सिस्टम है, उस लीगल सिस्टम को आप और बेहतर तरीके से जान सकोगे इस किताब को पढ़ने के बाद। और वो सिर्फ करंट कंटेक्स्ट में नहीं है, उसका जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, वो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव आपको इस किताब से मिलेगा। एंड दैट्स द रीज़न आई रोट हियर एज वेल, बिफोर द मेमोरी फेड्स। ये यादें चली जाए, हम उसको भूल जाए, उसके पहले उसको संजो लेते हैं। तो दैट्स अ मस्ट रीड बुक। एक और किताब है कि जो कुछ ही महीनों पहले उनके द्वारा पब्लिश की गई थी, एंड दैट इज़ यू मस्ट नो योर कॉन्स्टिट्यूशन। आपको अपना संविधान जानना ही चाहिए। दिस इज़ द वेरी डॉक्यूमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन, विच हैज़ गिवन अस a spacious status in this democracy, a spacious status in the democracy. But the irony is, people themselves don't know the importance of the constitution because they haven't read the constitution. संविधान को समझना वैसे मुश्किल भी होता है क्योंकि उसकी जो लैंग्वेज है वो काफ़ी टफ है, तो उसको बिल्कुल सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करी है फलियस नरीमान जी ने इस किताब के अंदर। कुछ ही महीनों पहले ये पब्लिश हुई थी। तो आई वुड से दिस आर सम ऑफ द ज्वेल्स ऑफ माई लाइब्रेरी, एंड आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप भी इन किताबों को पढ़ें। उनके जो और आर्टिकल्स हैं उनको पढ़ते रहें। यूट्यूब पर उनको जो वीडियोस, जो इंटरव्यूज़ अवेलेबल हैं, उनको भी आप देखा करें। नए वीडियोस तो अब नहीं मिल पाएंगे, लेकिन पुराने जितने भी उनके वीडियोस हैं, खास कर जो कॉन्स्टिट्यूशन को और गहराई से समझना चाहते हैं और जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं, इट्स मस्ट वॉच फॉर देम कि आपको इन सभी वीडियोस से अपने नोट्स बनाने ही चाहिए। ही हैज़ गिवन एग्जाम्पलरी insights into the constitution, the legal nuances। छोटी छोटी बातें होती है कि जिन पर हमारा ध्यान नहीं रहता है, उन चीज़ों को बारीकी से समझना होता है, लेकिन वो समझाने वाला भी कोई चाहिए, कोई वो मार्गदर्शन करने वाला भी चाहिए। तो फॉर मी ही वॉज द गाइड, ही वॉज सच अ गाइड कि जो उन न्यूएंसेस को मुझे बताता था इनडायरेक्टली। उनको पता नहीं होगा कि मैं उनका स्टूडेंट हूँ, लेकिन आई वॉज हिज स्टूडेंट। तो दैट पर्सन डाइड टुडे, एंड माई हार्ट फेल्ट ट्रिब्यूट्स फॉर हिम। इस पूरे सेशन का आज मकसद यही था कि उनको श्रद्धांजलि दी जाए। दैट्स ऑल। तो इस सेशन को यहीं पर रोकते हैं। आने वाले सेशन में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।